हेलो साथियों, आज का विषय है डीपीएसपी राजकीय नीति निर्देशक तत्व। बहुत ही महत्वपूर्ण आज का विषय है पॉलिटी में भाग 4। ना केवल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि ये हमारे सामाजिक रूप से देश की सामाजिक व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था और के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय है। है ना, जीवन के लोगों के जीवन को छूने वाला ये भाग है। भाग 4 संविधान का। संविधान कैसे आधारभूत कहते हैं, फंडामेंटल्स कहते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हमारे यहाँ से एग्जाम में आते हैं, वनडे एग्जाम से लेकर आपके और पीसीएस सिविल एग्जाम तक। हमारा ये बड़ा इंपॉर्टेंट हमारा ये आज का टॉपिक है, इस पर चर्चा करते हैं। मैं देवेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ और आपसे ये निवेदन करता हूँ कि आप चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा और मनोबल बढ़े। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो पहला क्वेश्चन तो यही है कि बताइए संविधान का भाग 4, संविधान का भाग 4 इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है नीति निर्देशक तत्व। इसका नाम है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसका नाम है। फिर देखिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी या डीपीएसपी हम शॉर्ट में, तो इसके बाद मैं जो भी बोलूँगा तो डीपीएसपी बोलूँगा। ठीक है, भाग 4 है। आर्टिकल पूछता है 36 से 51। तो ये हमारे पिछले यूपी ट्रिपल एस सी के बहुत सारे एग्जाम्स में ये सीधा क्वेश्चन आया हुआ है। बताइए डीपीएसपी का अनुच्छेद क्या है, किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक हमारे डीपीएसपी दिए हुए हैं। तो ये तो रहा आपका यहाँ से टाइटल और पार्ट और आर्टिकल से उठने वाले क्वेश्चन हैं। 36 से लेकर 51 तक ये दिए गए हैं। ठीक है, आगे देखें डीपीएसपी के बारे में। हम देखें आपको जो उठने वाले जनरल फैक्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो पहली बात तो ये है कि हमने देख लिया कौन से भाग में कौन से आर्टिकल्स तक हैं। अगला ये है कि हमने इसे कहाँ से लिया है ना। तो इसे हमने कहाँ से लिया है? देखिए, इसे हमने आयरलैंड से लिया है। कहाँ से लिया है? आयरलैंड से। तो भारत ने इसे आयरलैंड से लिया है। डीपीएसपी भारत में कहाँ से आए हैं? भारत में डीपीएसपी आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। तो देखिए, जब संविधान बन रहा था तो उस समय भारतीय संविधान निर्माताओं ने एक गरीब वर्ग समाज के वो वर्ग जिनको बहुत सारे वायदे भारत सरकार को करने थे, उन्हें पूरे करने थे, उनको के लिए एक ऐसा भाग जोड़ा गया जो कहा गया कि ये वायदे हैं आगे के और इनके लिए हम आगे पूर्ति करेंगे। वो वायदे हमने भाग 4 में रखे। ऐसे वायदे आयरलैंड के संविधान में उनके लोगों को दिए हुए थे, वहाँ से हमने उसको फॉरवर्ड किया है, लिया है आयरलैंड। देखिए, आयरलैंड ने भी कहाँ से लिया था? इसने इसे स्पेन से लिया था। तो आयरलैंड ने इसे स्पेन से लिया था, भारत ने इसे आयरलैंड से लिया और भारत के भाग 4 में इसको रखा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये आपसे पूछा जाता है। दूसरी बात देखें, डीपीएसपी आयरलैंड से ले गए, कैसे हैं? डीपीएसपी देखिए हैं क्या? तो वास्तव में ये देखिए राज्य क्या है, ये राज्य के कर्तव्य है। राज्य के क्या है? ये राज्य के कर्तव्य हैं या हम कह सकते हैं निर्देश हैं। तो ये राज्य के कर्तव्य या निर्देश हैं और सीधी सी बात है, कर्तव्य या निर्देश हैं। फिर ये का नेचर कैसा है? देखिए, आपसे पूछेगा इनका नेचर कैसा है, ये किस प्रकार के हैं, क्या फंडामेंटल राइट्स जैसे ही हैं। तो हम देखें राज्य के निर्देश हैं, लेकिन कैसे? देखिए, ये पहली बात तो ये राज्य पर बाध्यकारी नहीं है, राज्य पर बाध्यकारी नहीं है। तो ये डीपीएसपी देखिए इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन राज्य पर बाध्यकारी नहीं बताए गए हैं। दूसरी बात इनकी यह है कि न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। इसका अर्थ है इसका अर्थ यह है कि वाद या न्याय योग्य नहीं है, ये वाद या न्याय योग्य नहीं है। ठीक है, तो डीपीएसपी का जो नेचर है वो जस्टिसेबल नहीं है, नॉट जस्टिसेबल इन द कोर्ट। तो कोर्ट में ये जस्टिसेबल नहीं है, न्याय योग्य नहीं है। अगर ये हमें उपलब्ध नहीं होते हैं, अगर राज्य ये जनता को, नागरिकों को ये उपलब्ध नहीं कराता है, तो ये क्या है? उसके लिए कोई भी नागरिक न्यायालय में, कोर्ट में वाद या मुकदमा दायर नहीं करेगा। राज्य पर बाध्यकारी नहीं है। फिर कैसे काम चलेगा इनका, क्या क्या होगा? देखिए, ये जो हमारे कैसे हैं? ऐच्छिक हैं। कैसे हैं? ये ऐच्छिक हैं। ऐच्छिक जानते हैं, वॉलंटरी हैं। मतलब राज्य की इच्छा पर ये निर्भर करेगा कि वो उसको उपलब्ध कराता है या नहीं कराता है। लेकिन एक ऑब्लिगेशन डाला गया है राज्य पर और कहा गया है कि देखिए, राज्य का कर्तव्य होगा कि वह
अपनी नीतियों में के द्वारा डीपीएसपी को जनता को उपलब्ध कराए। ऑब्लिगेशन है, कंपलसरी नहीं है। राज्य कब उपलब्ध कराएगा कब नहीं कराएगा ये उस पर डिपेंड करेगा। हम आज बात करेंगे वनडे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सीधा सीधा, ठीक है ना, फैक्चुअल। ऐच्छिक हैं, कंपलसरी नहीं है, तो ये तो बात रही यहाँ तक की है ना। अब देखिए डीपीएसपी जो है हमारे वास्तव में ये क्यों फिर रखे गए हैं, तो देखिए ये क्या है हमारा डीपीएसपी। देखिए संविधान का ये फंडामेंटल कहलाते हैं, संविधान का आधारभूत तत्व कहलाते हैं, इसे बोलते हैं फंडामेंटल्स। ये फंडामेंटल्स हैं। तो ये देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खूब एग्जाम आता है। बताओ संविधान का आधारभूत तत्व कौन सा भाग है। संविधान का आधारभूत तत्व कौन सा कहलाता है, संविधान का आधारभूत क्या कहलाता है, तो भाग 4 को संविधान का आधारभूत कहा गया है। आधारभूत मतलब फंडामेंटल्स कहा गया है। वो प्रस्तावना के हमारे वो फंडामेंटल्स, वो उद्देश्य जो हमें सपने दिखाए गए कि आपको ये सब मिलेगा, वो होगा, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, वो सब होने वाला है। जो आपको स्वतंत्रता संग्राम में वायदे किए गए थे कि हमारी सरकार आएगी, हमारे देश का शासन होगा, अपने लोगों का शासन होगा और देश को ये सब मिल जाएगा। तो वो सब बातें, वो सब वायदे, वो सब हमारे फंडामेंटल्स, हमारे जो प्रस्तावना में लिखे गए, उनको जगह दी गई डीपीएसपी में। तो ये हमारे फंडामेंटल्स कहलाते हैं, संविधान के आधारभूत तत्व कहलाते हैं। कहाँ पर हैं, भाग 4 में। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये पार्ट है, ठीक है। डीपीएसपी के बारे में और देखें तो इसमें जो हमारे प्रावधान उल्लिखित हैं, इसमें मोस्टली 3 प्रकार के प्रावधान हैं, ठीक है ना। इसमें 3 प्रकार के प्रावधान हमारे यहाँ दिए हुए हैं। 3 प्रकार के प्रावधानों में नंबर 1 कहलाते हैं हमारे इसमें गांधीवादी, ठीक है ना, गांधीवादी प्रावधान। देखिए गांधीवादी डीपीएसपी, गांधी जी को पूरे संविधान में हम अगर देखें तो वो हमें डीपीएसपी में भाग 4 में नजर आते हैं। गांधी जी का भारतीय संविधान, गांधी जी का भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन पर बहुत गहरा प्रभाव था और उनके नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन भारत ने छेड़ा और अंग्रेजों को यहाँ से भागना पड़ा। तो अब देखिए गांधीवादी प्रावधान यहाँ रखे गए, लेकिन पूरे संविधान में गांधी जी को अगर जगह मिली तो वो था भाग 4। भाग 4 में फंडामेंटल्स उनके रखे गए गांधीवादी प्रावधान है, जिसमें से आपको आर्टिकल 40 प्योर गांधीयन थ्योरी पर, गांधीयन प्रिंसिपल पर आपका आता है। 46 है, 47 है और 48। तो इसमें आपका 40 हो गया, 46 हो गया हमारा, है ना, 47 है और 48 जो हमारे प्रावधान है कौन से हैं, गांधीयन प्रिंसिपल पर आधारित हैं। दूसरा देखिए लोक कल्याणकारी, तो लोक कल्याणकारी प्रावधान हमारे यहाँ पर हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, आपका क्वेश्चन आता है। बताइए लोक कल्याणकारी प्रावधान संविधान के कौन से भाग में उल्लेखित हैं, तो लोक कल्याणकारी प्रावधान संविधान के भाग 4 में उपस्थित हैं। इसको हम समाजवादी भी कह देते हैं आजकल इसे ही समाजवादी कहा जा रहा है। तो पब्लिक वेलफेयर, ध्यान रखें, पब्लिक वेलफेयर वाले प्रावधान यहाँ पर हैं। इसमें प्योर रूप से आपका आर्टिकल आता है 38 और 39। 38 39 टोटली प्योर क्या है, समाजवादी या लोक कल्याणकारी प्रावधान यहाँ पर रखते हैं। तीसरा देखिए इसमें आता है हमारा उदारवादी, मॉडरेट, उदारवादी प्रावधान हमारे इसमें आते हैं। इसमें आपका आर्टिकल 44 हुआ, आर्टिकल 45 हुआ, 49 हुआ, है ना, 51 आदि हमारे जो अनुच्छेद हैं वो कैसे हैं, उदारवादी दृष्टिकोण वाले हैं। और लोक कल्याणकारी यानी लोकतंत्रवादी या उदारवादी प्रावधान है जो दुनिया में आपके मॉडरेट रूप में या उदारवादी रूप में जाने जाते हैं। तो ये हमारे डीपीएसपी का एक क्लासिफिकेशन है कि 3 तरह के डीपीएसपी हमारे भाग 4 में दिए हुए हैं, है ना। तो ये रही बात कहाँ की, डीपीएसपी से उठने वाले क्वेश्चंस की। बहुत जरूरी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आते हैं हमारे वो क्या है, क्वेश्चन पूछे गांधीवादी प्रावधान कहाँ पर है, भाग 4 में। लोक कल्याणकारी प्रावधान कहाँ पर है, भाग 4 में। उदारवादी कहाँ पर है, भाग 4 में है, ठीक है। अब ये जो मैंने आर्टिकल लिखे हैं ये आपको आर्टिकल याद रहने चाहिए। ये पूछ लेता है कि बताओ इनमें से कौन सा गांधीवादी अनुच्छेद है,
प्रावधान है। कौन सा? लोक कल्याणकारी प्रावधान है। दो तो ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट, ये आर्टिकल याद कर लीजिए बस। आपको पता रहना चाहिए कि ये कौन से भाग में है और ये कैसे हैं। ये कैसे हैं? लोक कल्याणकारी प्रावधान हमारे यहाँ पर दिया गया है। पीछे हम देखें थोड़ा सा तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन पूछेगा फंडामेंटल्स संविधान के कौन से भाग में है। यहाँ से अब क्वेश्चन पूछेगा कैसे हैं, बाध्यकारी हैं या नहीं है। ये जो हमारा आर्टिकल है नेचर वाला, बेसिकली ये आर्टिकल हमारा 37 है। तो हमने 37 आर्टिकल यहाँ देखा है। 37 आर्टिकल में ये बात कही गई है कि राज्य का कर्तव्य होगा कि वह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को अपनी नीति निर्माण में लोगों तक उपलब्ध कराए, और उसका नेचर कैसा होगा? बाध्यकारी नहीं है, ये प्रवर्तनीय नहीं है, प्रवर्तनीय नहीं है, और न्यायालय में वाद योग्य भी नहीं है, ऐच्छिक है। ये बातें इसमें कही गई हैं। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। तो ये सारी बातें हमारे डीपीएसपी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए डीपीएसपी कौन से हमारे, तो आर्टिकल 36 देखिए, आर्टिकल 36 से हम स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 36 में बात करिए राज्य की परिभाषा। सीधा सा आपको आर्टिकल इतना पूछेगा, बताओ राज्य की परिभाषा अनुच्छेद कौन से में की गई? 36 में की गई है। और परिभाषा किसके समान है? ये आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा के समान है। ठीक है ना, तो ये अनुच्छेद 12 में जो राज्य की परिभाषा दी गई है उसके समान है। राज्य में शामिल होगा केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, संसद, विधानमंडल और सरकारी संस्थाएं और अन्य प्राधिकारी आपके राज्य में शामिल होंगे, वही यहाँ पर दिया गया है। आर्टिकल 37 मैंने आपको अभी पढ़ाया था, अभी आपको पढ़ाया। आर्टिकल 37 क्या है? न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होगा और ये राज्य पर बाध्यकारी नहीं होगा, ऐच्छिक है, राज्य इसको उपलब्ध कराएगा। एक बात और क्वेश्चन हमारे यहाँ पर देख लेते हैं, इन्हें उसी समय क्यों नहीं दे दिया गया? जैसे मूल अधिकार हमें डायरेक्ट ऐसे दे दिए गए और परिवर्तन करा दिए गए, संरक्षण दिया गया कोर्ट का, इन्हें कोर्ट का संरक्षण नहीं दिया गया, तुरंत प्रोवाइड नहीं कराए गए। कारण क्या था? उसका कारण देखिए क्या है। तो डीपीएसपी के लागू होने में जो बाधाएं हैं हमारी, डीपीएसपी के लागू होने में जो बाधाएं हैं वो क्या हैं? तो डीपीएसपी के मार्ग में क्या लागू होने में बाधाएं क्या हैं? तो बाधा देखिए, सबसे बड़ी बाधा जो इसमें है वो है संसाधनों का अभाव या संसाधनों की कमी। संसाधनों की कमी सबसे बड़ा अभाव है। अब देखिए मजदूरों के लिए स्वास्थ्य की और उनको निर्वाह मजदूरी की बात की गई है, वो तब होगा जब सरकार के पास अधिक बजट होगा और वो स्वास्थ्य पर खर्च कर पाएगी। अभी हम देखें स्वास्थ्य पर भारत सरकार बहुत कम खर्च करती है, शिक्षा पर भी इवन बहुत कम खर्च किया जा रहा है। तो अभी भी हमारे पास वो उतने संसाधन उपलब्ध नहीं है जिससे हम सभी को एक बराबर शिक्षा दे सकें। तो इसीलिए हमारे देश में क्या है, शिक्षा का बहुत ज़्यादा अप डाउन हमें देखने को मिलता है। जहाँ पर लोग बहुत महंगी महंगी शिक्षा भी प्राप्त कर रहे हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बेचारे सरकारी स्कूल में भी अपने बच्चे को पढ़ाने में सक्षम नहीं है, जबकि सरकारी स्कूल में तो सब कुछ फ्री भी कर दिया गया है, फिर भी वो उतने सक्षम नहीं है कि बच्चों को स्कूल भेज सकें प्रॉपरली ड्रेस करके या अपने काम को छुड़वा कर, क्योंकि वो बच्चों को काम करने भेज देते हैं ना, उनको रोजी रोटी की को कमाना होता है, वहाँ भेज देते हैं। तो इस तरह से हम देखें तो आज तक लागू नहीं हो पाया है। ये सबसे बड़ी बाधा है संसाधनों की कमी में। लोगों को छत मिले, रोजगार मिले उन्हें, तो कहाँ से मिलेगा? तो जब संसाधन ही नहीं होंगे तो मिलेगा कहाँ से, है ना। ये दूसरी बात यह है सिविल सोसाइटी यानी कि लोगों की मानसिकता, लोगों की मानसिकता एक दूसरा कारण है इसमें, और ये कुछ के लिए ही है। जैसे आर्टिकल 44 के लिए लोगों की मानसिकता बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये अनुच्छेद इसलिए छोड़ दिया गया कि जब लोगों की मेंटलिटी डेवलप हो जाएगी तब वो उसे स्वतः ही एक्सेप्ट कर लेंगे और समान रूप से सारे कानून देश में हो जाएंगे। फिर आपके हिंदू, मुस्लिम या अन्य धर्मों के लिए अलग अलग कानून की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये हमारा दो बातें और आप इसमें ऐड कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए 37 हमने पढ़ा आपको क्या था, 38 देखिए, 38 इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और ये राज्य के लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। तो राज्य का कर्तव्य होगा कि वह राज्य में लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। ये आर्टिकल 38 में कहा गया है, लोक कल्याणकारी प्रावधान है। इसमें देखिए बात की गई है हमारी, इसमें सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है।
ये उपलब्ध कराएगा राज्य, ये राज्य का कर्तव्य होगा। ये बात कही गई है हमारे अनुच्छेद 39A में, 39 में कही गई है। साथ ही साथ बात की गई है आपके सभी को अवसर को, और दूसरी बात कही गई है अवसर अवसर व प्रतिष्ठा की समानता की यहाँ बात की गई है। तो ये हमारे प्रस्तावना के जो उद्देश्य थे वो यहाँ पर वर्णित किए हैं 38 में। तो बड़ा इंपॉर्टेंट ये हमारा राइट है। 39 देखिए, ये भी लोक कल्याणकारी प्रावधान है और ये कहता है लोक कल्याण की नीतियां, इसमें राज्य अपनी नीतियों को इस प्रकार से संचालित करेगा कि स्त्री क्या है, स्त्री और पुरुषों को समान रूप से जीविका के अवसर उपलब्ध हों, सभी को समान रूप से जीविका के अवसर उपलब्ध हों, भेदभाव नहीं होगा। तो भेदभाव ना हो, सामाजिक रूप से, सामाजिक आपके क्रांति की बात यहाँ की गई है, सबको समान अवसर प्राप्त होंगे और सरकार ने ऐसा प्रयास हमारे यहाँ किया भी है। भौतिक संसाधनों का न्यायोचित वितरण होना चाहिए। तो जो भौतिक संसाधन हमारे पास हैं उनका बंदर बांट नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कुछ लोग इसको इकट्ठा करके ले जाएं, कुछ लोग गरीब रह जाएं। दुर्भाग्य से ऐसा हुआ है, संविधान ये अलाउ नहीं करता, लेकिन हमारी व्यवस्था ऐसी बन गई, ऐसे हमारे सरकार नेता आने लगे, जिससे हुआ ये है कि कुछ लोगों के पास ही संसाधन संकेंद्रण हो गया है। मेरे हिसाब से ये अभी थोड़ा अभी सुधार करना बहुत ज़रूरी है। संसाधनों का वितरण न्यायपूर्वक होना चाहिए, ठीक है। धन व उत्पादन के संसाधनों का अलाभकारी संकेंद्रण ना हो। तो जो भौतिक हमारे जनहित के संसाधन हैं, सामूहिक हित के संसाधन हैं, वो उस पर सही से न्यायपूर्वक वितरण होना चाहिए। वो एक जगह संकेंद्रण ना हो, कुछ ही लोग उसका उपयोग ना कर लें। ये व्यवस्था हमारे 39 में की गई है। पुरुष और स्त्री के कार्य के लिए समान वेतन, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रावधान है, बहुत अधिक एग्जाम में आता है। स्त्री और पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन देने की बात करता है हमारा आर्टिकल 39। साथ ही साथ ये बात करता है कर्मकारों के स्वास्थ्य और बच्चों के सुकुमार आयु का दुरुपयोग ना हो, उसके लिए राज्य नीतियां बनाए। तो हमने नीतियां बनी है कि साहब आपको क्या करना है, बाल मजदूरी को बैन किया गया है, खतरनाक उद्योगों में आपकी गाइडलाइंस जारी की गई हैं। तो ये सब हमारा 39 में किया गया है। साथ ही साथ हमारा बच्चों के विकास के अच्छे अवसर उपलब्ध हों, ये सब 39 में है। ये हमारा क्या है, लोक कल्याणकारी प्रावधान है। 39A बाद में जोड़ा गया है, स्टार्टिंग से हमारे संविधान में नहीं था। ये प्रावधान आपका 42वें संशोधन से जोड़ा गया है। तो ये प्रावधान 42वें संशोधन से जोड़ा गया है, 1976 में इसको जोड़ा गया था। ये कहता है निःशुल्क विधिक सहायता, निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करता है। आपका 39 से आपको इतना ध्यान रखना है, निःशुल्क विधिक सहायता कौन से अनुच्छेद में है, 39A में है। और ये कब जोड़ी गई, 42वें संविधान संशोधन से 1976 में इसको जोड़ा गया है। क्या है, अगर कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से कमजोर है और या फिर सामाजिक रूप से कमजोर है कि कोई उसका साथ नहीं दे रहा है, ये भी हो सकता है, केवल पैसा ही नहीं है, सामाजिक रूप से अगर कमजोर है, कोई उसका साथ नहीं दे रहा है और उसको केस दायर करने नहीं दिया जा रहा है, तो उस अवस्था में सरकार का या राज्य का दायित्व होगा कि वह उसे निःशुल्क न्यायिक सहायता उपलब्ध कराए। ये हमारा जोड़ा गया है, ठीक है ना। 39 देखिए, आर्टिकल 40 हम बात कर रहे हैं कैसा है, गांधी जी के प्राण इसमें बचते हैं। गांधीवादी ये प्रावधान है, और गांधीवादी प्रावधान कौन सा है, ट्रस्टीशिप, न्यासधारिता, ट्रस्टीशिप के सिद्धांत पर ये आधारित है। आर्टिकल 40 क्या कहा गया है इसमें, इसमें कहा गया है आपके लिए देखिए ग्राम पंचायत, क्या है, ग्राम पंचायत, पंचायतों का नियोजन। तो ये कहता है कि राज्य का कर्तव्य होगा, राज्य ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत के नियोजन का प्रयास करेगा। गांधी जी चाहते थे कि बड़ी बड़ी सरकारें नहीं हो, वो गांव से ग्राम स्वराज, उनका एक एम था, एक सिद्धांत था ग्राम स्वराज, उसकी वो बात करते थे। वो चाहते थे गाँव का विकास हो, क्योंकि भारत गाँव में बसता है। वो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के विरोधी थे भारत में, ठीक है ना, भारत में, क्योंकि उन्होंने कहा भारत में लोग अधिक हैं, लोगों को हाथों काम चाहिए, उसके लिए हमें क्या चाहिए, बड़े बड़े शहर या बड़ी उद्योग नहीं चाहिए, हमें ग्राम उद्योग चाहिए, कुटीर उद्योग चाहिए, लघु उद्योग चाहिए, और हमें पंचायत चाहिए।
हमारी पंचायतें सक्षम हैं अपना न्याय, अपना शासन चलाने के लिए, वो बात के लिए उन्होंने आर्टिकल 40। लेकिन ये केवल गांधी जी को एक श्रद्धांजलि दी गई कि बापू आप यहाँ कुछ दिन बैठ के इंतजार करिए, हम जब व्यवस्था बनेगी तब पंचायतें लगाएंगे। स्टार्टिंग से पंचायतें नहीं लगाई गई और गांधी जी को इंतजार कब तक करना पड़ा? इंतजार करना पड़ा। 2 अक्टूबर आई, 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले में, कहाँ पर है ये? नागौर राजस्थान, नागौर जिला राजस्थान में पहली पंचायत जो है यहाँ पर हमारी लगी, पहली पंचायत यहाँ लगाई गई। इस तरह से 40 का आरंभ हुआ। आज हमारे यहाँ पंचायतें संवैधानिक हैं, भाग 9 और भाग 9A में ये दी हुई हैं, ठीक है ना। पूरा एक सिस्टम है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहलाती हैं, सरकार का तीसरा अंग कहलाती हैं। इसको हम पूरा अलग से पढ़ेंगे। आर्टिकल 41 जो है हमारा, अनुच्छेद 41 देखिए, 41 कहता है कि कुछ दशाओं में काम, स्वास्थ्य की देखभाल की व्यवस्था। तो अनुच्छेद 41 कहता है हमारा कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। कुछ दशाओं में काम, स्वास्थ्य और लोक सहायता पाने का अधिकार दिया गया है आपका 41 में। तो ये बात करता है, ये ध्यान रखें। अनुच्छेद, एक बार क्वेश्चन आया था कि किसे किसे प्राप्त है, तो ये ध्यान रखें, पुरुष हो, महिला हो और बच्चे, ये तीनों को प्राप्त है। पुरुष, महिला और बच्चों तीनों को प्राप्त है। देखिए, काम सबको चाहिए, स्वास्थ्य सबको चाहिए और शिक्षा बच्चों को चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, लोक सहायता, शिक्षा रह गया हमारा काम, ये शिक्षा है, ठीक है, शिक्षा पाने का अधिकार। तो ये 41 है हमारा, इंपॉर्टेंट राइट है। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, स्वास्थ्य और लोक सहायता पाने का अधिकार 41 कहता है। 42 में बात की गई है कार्य की न्यायोचित दशा व प्रसूति सहायता। इसी तरह से आपका टाइटल एग्जाम में आएगा, यही आपको याद रखना है। ज़्यादा आपको बड़े अंदर का जो मैटर है वो आपको ज़्यादा याद नहीं रखना है, सीधे सीधे पॉइंट टू द क्वेश्चन पूछेगा। बताओ अनुच्छेद 42 क्या है, या कार्य की न्यायोचित दशाएं और प्रसूति सहायता का अनुच्छेद कौन सा है? तो 42 है। देखिए, ये अधिकार जो हमारा प्रमुखतः महिलाओं के लिए है, ठीक है। तो ये प्रमुखतः महिलाओं के लिए है। प्रसूति सहायता उनको मिलेगी और काम की न्यायोचित दशाएं उनके, महिलाओं के लिए काम की उचित दशाएं होनी चाहिए जहां से उनका किसी प्रकार का शोषण ना कर सके। ये व्यवस्था राज्य को करनी है और इसके लिए सरकार ने कानून बनाए हैं। ये व्यवस्था आपको अधिकांशतः उपलब्ध कराई गई है। 43 देखिए, 43 कहता है हमारा, अनुच्छेद 43 कहता है कर्मकारों को, कर्मकार जानते हैं मजदूर, कर्मकार या मजदूरों को निर्वाह मजदूरी की बात की गई है। निर्वाह मजदूरी की बात की गई है कि सरकार ऐसी पॉलिसी बनाए जिससे कम से कम जो मजदूर वर्ग है, काम करने वाले लोग हैं, उनके लिए एक जीविका के लिए न्यूनतम मजदूरी वेजेज उन्हें प्राप्त हो सके। ये बात हमारी कही गई है, अनुच्छेद 43 में कही गई है, ठीक है। इसमें एक अनुच्छेद और जोड़ा गया है 43A या का, और इसमें कहा गया 42वें संविधान संशोधन से इसे जोड़ा गया और लिखा गया है कि प्रबंधन किसका होगा? फैक्ट्रियों का। प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी। तो ये थोड़ा अब देखिए समाजवादी प्रावधान है और इसमें हम देखें कहा यह गया है कि मजदूरों को भी कंपनी या फैक्ट्री या उत्पादन की इकाई के प्रबंधन में भागीदारी करने का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 43A में। 44 देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट राइट है और ये कहता है यूनिफॉर्म सिविल
यूनिफॉर्म सिविल, है ना, 1 मिनट, इसे हम बोलते हैं समान नागरिक संहिता। कोड सही था वो मैंने मिटा दिया, कोई दिक्कत नहीं। समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता, इसे यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम से हम इसे जानते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता इसको कहते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट राइट है। ये प्रेजेंट में हम देखें, प्रेजेंट कंडीशन देखें तो केवल गोवा में है। कहाँ पर लागू है? केवल गोवा में इसको लागू किया गया है, गोवा में लागू है ये, ठीक है। और 2 सरकारों ने, इन्होंने, हम देखें इसको, उत्तराखंड, उत्तराखंड सरकार ने लागू करने का प्रयास किया है, लागू करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने एक कमेटी बना दी है, उसकी रिपोर्ट भी आई है। गुजरात सरकार ने वादा किया है, हिमाचल प्रदेश सरकार भी चुनाव से पहले वादा कर रही है कि वो एक ऐसी कमेटी बनाएगी जो समान नागरिक संहिता लागू करेगी। इसके लागू होने से देश में एक विधान, एक देश एक विधान, यानी एक तरह का कानून शामिल हो जाएगा। फिर आपके अलग अलग धर्मों के लिए, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरह के कानून नहीं होंगे। ये कहता है आर्टिकल 44 कहता है। आर्टिकल 45 देखिए, शिक्षा का अधिकार है। तो शिक्षा संबंधी ये आपका अनुच्छेद है, अधिकार दिया गया है किसमें? अनुच्छेद 45 में। और कहता है कि 6 वर्ष से, क्या कहता है? 6 वर्ष से कम आयु के बालकों को शिक्षा और स्वास्थ्य, बालकों को शिक्षा व स्वास्थ्य का अधिकार। तो राज्य का कर्तव्य होगा कि वह 6 वर्ष से छोटे बालकों की शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था करे। ये अनुच्छेद है हमारा आपका 45, ठीक है। इस अनुच्छेद में 86वां संविधान संशोधन किया गया। 86वें संविधान संशोधन से इस अनुच्छेद को लागू करने का प्रयास हुआ और 86वां संशोधन इसमें आपका लागू किया गया सन 2002 में। इसके द्वारा आर्टिकल 45 में हुआ संशोधन, ठीक है। और दूसरी बात, आर्टिकल 21A ऐड किया गया। साथ ही साथ आपका आर्टिकल 51A में 11वां FD भी ऐड किया गया, फंडामेंटल ड्यूटी ऐड किया गया, ठीक है ना। तो ये हमारा 45 की कहानी रही हमारी। 46 देखिए, अनुच्छेद 46 में बताया था आपको लोक कल्याणकारी और प्रावधान, ये गांधीवादी प्रावधान भी है और इसमें लोक कल्याणकारी प्रावधान भी है। ये कहता है, 46 कहता है आपका SC ST और OBC, मतलब इसका ये है जो कमजोर वर्ग हैं। कैसे वर्ग हैं? कमजोर वर्ग के कल्याण के प्रावधान है। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 46। SC ST OBC यानी कमजोर वर्ग, जो कमजोर पिछड़ा वर्ग है, उसके कल्याण के प्रावधान, कल्याण के उपाय करेगा राज्य। तो राज्य अपनी नीतियां इस तरह संचालित करेगा जिससे समाज के कमजोर वर्ग को आपके जो है के लिए नियम बनाए जा सके, उनके लिए कल्याण की योजनाएं बनाई जा सकें। सरकार ने बहुत सारी योजनाएं इसके लिए बनाई है। ध्यान रखें, जितनी भी लोक कल्याणकारी योजनाएं चलती हैं आपकी, चाहे आपका मनरेगा हो, चाहे आपके ये खाद्यान्न योजना हो, या फिर आपके आरक्षण की व्यवस्था हो, वो सब आर्टिकल 46 को लागू करने के लिए जारी की गई हैं, बनाई गई हैं। 43 कहता है पोषण और लोक स्वास्थ्य के सुधार के उपाय। तो राज्य इस तरह से अपनी नीतियां संचालित करेगा कि लोगों के पोषण स्तर को सुधारा जा सके, उनके लोक स्वास्थ्य को सुधारा जा सके। और साथ ही साथ ये कहता है कि राज्य इस तरह से नीतियां संचालित करेगा ताकि जो ड्रग्स हैं हमारे, जो अल्कोहल वगैरह हैं, है ना, इसी में बात कही गई है। ड्रग्स, अल्कोहल आदि का औषधीय प्रयोग से भिन्न प्रयोग बंद होना चाहिए। तो ये कहा गया है, गांधीयन आपका प्रोविजन है ये। तो जो शराबबंदी वाली जो बात है हमारी, वो किस में आती है? आर्टिकल 47 में आती है। 48 देखिए कहता है, अनुच्छेद 48 कहता है आपका ये
कृषि संबंधी, कृषि और पशुपालन संबंधी हमारा अधिकार है। इसमें बात की गई है कृषि व पशुपालन। पशुपालन में आपके सुधार आना चाहिए और संवर्धन होना चाहिए, ये कहा गया है। साथ ही साथ इसमें बात की गई, देखिए आपके क्या बोलते हैं, दुधारू पशु, क्या है, दुधारू पशु और गोवध, ध्यान रखें, गोवध निषेध। जो हमारे यहाँ गाय को मारने पर जो राजनीति या जो घटनाएं होती हैं, बहुत सारी दुर्भाग्य से होती हैं, वो सब घटनाएं हमारी जो है संविधान में हमारा अनुच्छेद 48 कहता है कि राज्य नीतियों को इस प्रकार से संचालित करेगा जिससे कृषि के उत्पादन में वृद्धि हो, साथ ही साथ पशु का संवर्धन हो, कृषि वैज्ञानिक तरीके से आपकी करी जाए, दुधारू पशुओं के संवर्धन किया जाए, उनको मारने पर, और खासकर गौवध निषेध यानी गाय के बछड़ों को मारने पर प्रतिबंध लगाया जाए, उनको निषेध किया जाए। ये आर्टिकल कौन सा है, 48 है। ऐच्छिक है, कंपलसरी नहीं है, इसलिए राज्यों ने अपनी मर्जी से कानून बनाए हैं। पूरे भारत में यूनिफॉर्मिटी देखने को नहीं मिलती है। इसके विरोध में कानून कर्नाटक, आपके तमिलनाडु में नहीं है, उत्तर भारत में, क्योंकि उत्तर भारत में गाय हमारी माता है। तो ये आपको यहाँ देखने को मिलेगा। अगर ये प्रावधान यहाँ से निकल के बाहर चला जाए तो गाय को मारना पूरे भारत में दंडनीय अपराध हो जाएगा। फिलहाल यह आपका इसी में है, तो इसलिए अपराध पूरे भारत में एक जैसा नहीं है। 48 से बाद में जोड़ा गया, पर्यावरण संबंधी अधिकार है और पर्यावरण का संरक्षण करना राज्य का कर्तव्य होगा, संवर्धन किया जाए उसमें, और वन, ध्यान रखें, और वन्य जीवों का रक्षा करना, वाइल्ड लाइफ की रक्षा करना राज्य का ये कर्तव्य है। ये हमारा कहता है 48A। 49 कहता है राज्य का कर्तव्य होगा कि वह हमारे राष्ट्रीय महत्व की, क्या है, राष्ट्रीय महत्व के इमारतों, जो इमारतें हमारी जैसे आपका ताजमहल हुआ और और बहुत सारे हमारे मंदिर हैं, बहुत सारे किले वगैरह हैं, उन सब की इमारतों और आपके उद्यानों, मॉन्यूमेंट्स का संरक्षण करेगा। देखिए भारत को लैंड ऑफ मॉन्यूमेंट्स कहा जाता है। बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हमारे देश में है, उनका संवर्धन रक्षा करना क्या है, आर्टिकल 49 में कहा गया है। जो स्मारक है हमारे राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, इमारतें, उद्यान है, इनकी संरक्षण करना भारत के राज्य का कर्तव्य है। और इसके लिए हमारे पास आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और बहुत सारे NGO संस्थाएं इसके लिए काम कर रही है। आर्टिकल 50 पूछता है, कहता है, सीधा क्वेश्चन आएगा, बताओ अनुच्छेद 50 में क्या है, तो कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। यह क्वेश्चन पूछता है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण कौन से अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 50 में दिया गया है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि कार्यपालिका की जो नौकरशाही है वो अलग होनी चाहिए और न्यायपालिका की अलग होनी चाहिए। इसमें एक जैसा सामान नहीं होना चाहिए, इसे बोलते हैं पृथक्करण। ये अमेरिका से हमने लिया है और वहाँ भी इस तरह से ही है। 50 देखिए कहता है, अनुच्छेद 50 तो हो गया। 51 देखिए, अनुच्छेद 51 कहता है कि राज्य अंतरराष्ट्रीय शांति और शांति, अहिंसा, है ना, का प्रयास करेगा। तो हमारा 51 अनुच्छेद कहता है, इसमें गांधीवादी प्रावधान भी है और उदारवादी प्रावधान भी है। व्यवस्था की गई है, राज्य का कर्तव्य है कि हम ऐसी विदेश नीति बनाएं जिससे दुनिया में शांति स्थापित हो, युद्ध में कमी आए, युद्ध ना हो, झगड़े ना हो और दुनिया सौहार्द से रहे, पीस कायम हो, अहिंसा को बढ़ावा मिले, लोकतंत्र को बढ़ावा मिले। ये हमारा उद्देश्य है। आर्टिकल 51 में, अनुच्छेद 51 में ये कहा गया है, ठीक है ना। तो ये हमारा, और एक आपसे क्वेश्चन पूछे कि बताओ भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में हमारी विदेश नीति के दर्शन होते हैं, तो अनुच्छेद 51 में हमारे विदेश नीति के दर्शन होते हैं। ये हमने बात की आपकी DPSP की। इसके बाहर हम देखें, अगर हम देखें संविधान के बाहर, भाग 4 के बाहर कौन कौन से हमारे DPSP हैं, तो देखिए 3 आर्टिकल और आप याद कर सकते हैं जो आपके संविधान से बाहर हैं। आर्टिकल 335, 350A, 350A और 351, ये ऐसे अनुच्छेद हैं जो संविधान के भाग 4 से बाहर हैं और DPSP के रूप में जाने जाते हैं। तो आज का जो हमने क्लास आपके लिए प्रस्तुत की, क्लास रही है DPSP पर। यहाँ से उठने वाले क्वेश्चंस आपके लिए अब
ज़्यादा भारी नहीं लगेंगे। अब आप इनको अच्छे से क्वेश्चन कर पाएंगे। इसी क्लास आपको अच्छी लगी, इस उम्मीद के साथ मैं इस क्लास को यहीं